स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है लूसेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों का क्विज, जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर आप भारत में चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके बाद बिंदुसार और अशोक इसमें आते हैं और इनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र यानी अभी का पटना। लेकिन इसे स्थापित किसने किया था? शुरू में इसे जो है मगध के सम्राट अज्ञात शत्रु द्वारा स्थापित किया गया था और ये पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखेंगे 490 बीसी में। लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार उदयन के द्वारा किया जाता है। और अभी अगर आपसे पूछ ले कि पटना की स्थापना कौन करते हैं, तो उसमें उदयन का नाम है। लेकिन जो शुरू में जो थे मगध सम्राट अज्ञातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी। और ये वही मौर्य साम्राज्य है जिसके समय में मेगास्थनीज भारत आया था, तो ये भी पूछा जाता है। और मेगास्थनीज ने पटना में रह के ही अपनी किताब में पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन किया है। तो मैंने जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो देखिए, 61वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया जाता है। और पूछा जाता है कि ये कब होता है, तो 1989 में होता है। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट था, एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग हुआ? अब देखिए, ये प्रश्न में कई स्टूडेंट गलती करते हैं। यहाँ पे लिपि है, कई बार पूछ लेता है भाषा, तो कई लोग कंफ्यूज करके भाषा की जगह लिपि और लिपि की जगह भाषा वाले आंसर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, लिपि पूछी जा रही है तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के द्वारा अशोक का शिलालेख को बनाया गया था। लेकिन अगर भाषा आपसे पूछ ले तो कौन सी भाषा थी? मगधी भाषा थी। तो ये दोनों चीज़ ही आपको याद रखना है, अशोक के शिलालेख और जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, अशोक का संबंध गुप्त साम्राज्य से था। अनुष्ठानों में संबंधित वेदों को किस रूप में जाना जाता था? तो देखिए, अनुष्ठान यानी पूजा पाठ यानी ऋषियों के वेद यानी कि यजुर्वेद। काफ़ी पुराना वेद रहा है, प्राचीन वेद, तो अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद। सामवेद का संगीत संबंध किससे है? संगीत से है, ये भी पूछा जाता है। अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू टोना से है। तो सभी को याद रखिएगा, सभी का सभी इंपॉर्टेंट था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, पूछ रहा है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का जोर होता है, यानी कि निजी स्वामित्व, प्राइवेट सेक्टर। और पूंजीपति जैसे कि आपका टाटा, बिरला, इस तरह की कंपनियां इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो इसका उदाहरण है यूएसए, यूके और जितना भी यूरोप की कंपनियां हैं, सभी यूरोप के देश जो हैं सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहीं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो ये आपका रूस में देखने के लिए मिलता है। अब भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो सार्वजनिक और निजी दोनों मिला के जो भारत में है, ये यहाँ पे निजी कंपनियां भी हैं और सार्वजनिक कंपनियां भी हैं भारत में। तो ये भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या घोषित करता है? इंडिया जो भारत एक है। तो देखिए, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि इस यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय साम्राज्य के विलय के लिए व्यपगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया? अब ये व्यपगत का सिद्धांत होता क्या है? देखिए, किसी राजा का अगर कोई अपना पुत्र हुए बिना अगर वो मर जाता है, तो उस राज्य को जो है अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेती है, तो इसी को व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ हुआ था? ये देखिए, आपका नागपुर में हुआ था, संतारा में हुआ था और झांसी में हुआ था। और इसी के लिए झांसी की लड़ाई भी हुई थी, आपने पढ़ा भी था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि वो निजी बच्चा होना चाहिए उस राजा का। तो यहाँ पे भी वही लड़ाई हुई। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, ये किसने इस सिद्धांत को लाया था? तो डलहौजी द्वारा लाया गया था। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस सिद्धांत को लाया गया था और ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चीन और भारत के बाद जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला पूछा जाता था, दूसरा, आज देखिए तीसरा पूछ लिया। तो तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है जनसंख्या में तीसरा बड़ा सबसे बड़ा देश है। एनटीपीसी में 2022 में पूछा गया प्रश्न था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के मामलों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 और 75 किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है, इन्हीं सारे अनुच्छेदों के अनुसार संवैधानिक रूप से किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एनटीपीसी में कई शिफ्टों में, साथ ही साथ एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न था 2022-21 के अंदर। तो देखिए,
एक्वेरियम जो है जहाँ हम लोग मछली रखते हैं वो एक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसका निर्माण मानवों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए दांडी मार्च जो है किसका एक हिस्सा था? दांडी मार्च से आपको याद रखना है, इसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। तो आपको जो भी पूछ ले आपका जवाब सेम ही होगा। तो नमक सत्याग्रह किसका हिस्सा था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और ये कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो 12 मार्च 1930 को होता है। कहाँ से होता है? दांडी। और दांडी कहाँ है? गुजरात में है। तो ये भी आपने याद रखना है, गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गांधी जी का ये आंदोलन था। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आप अपने दिमाग पर अगर थोड़ा जोर लगाएं तो आप देखिएगा कि जब मौसम साफ रहता है यानी बारिश की संभावना नहीं रहती है, तो नीले आकाश में कुछ सफ़ेद बादल उड़ते रहते हैं काफ़ी ऊंचाई पे। तो यही जो बादल है सबसे ऊंचे बादल होते हैं। और ये बादल को क्या कहा जाता है? पच्छाप बादल कहा जाता है। अगर कभी आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो साइरस क्लाउड बोला जाता है इसे। कई बार होता है कि साइरस को इंग्लिश में साइरस लिख के पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो ये साइरस बादल जो होते हैं लगभग लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे, या फिर आप बोल लीजिए 6,000 मीटर की ऊंचाई पे ये उड़ते हैं। तो यही वो बादल हैं और ये साफ मौसम में दिखाई देते हैं। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो देखिए, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा था? क्योंकि ये संविधान को जीवित रखता है, यानी संविधान का संशोधन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसके द्वारा क्या किया जाता है? संवैधानिक उपचार किया जाता है। संविधान में कोई अशुद्धियां हैं या फिर कोई संशोधन की जरूरत है तो अनुच्छेद 32 का ही सहारा लिया जाता है। और ये मूल अधिकारों में से एक है, अनुच्छेद 32। तो ये भी याद रखिएगा दोनों पॉइंट को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मूल अधिकार दोनों के अंदर आता है अनुच्छेद 32। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को आप तक पहुंचाने का। हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो देखिए, हर्ष की जो पहली राजधानी थी वो थी थानेश्वर, और उसके बाद उन्होंने कन्नौज के राजा को युद्ध में हरा दिया, और उसके बाद अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करते हैं। एक प्रश्न हर्षवर्धन से ये पूछा जाता है कि हर्ष का शासन कहाँ कहाँ था? तो देखिए, जो अभी का जो पंजाब है उस समय पंजाब का एरिया बहुत बड़ा था। पंजाब, बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा को उस समय जो है वो एरिया जो अभी आपको दिख रहा है उससे नीचे का एरिया जो है सारा का सारा कलिंग के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा का सारा एरिया हर्ष के क्षेत्रों में, अधिकार क्षेत्रों में आता था। हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या है? तो देखिए, इकोनॉमी का ही एक प्रश्न समझ सकते हैं आप इसे, और ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी मुआवजा आता है इसका अंदर, वृद्धावस्था पेंशन आता है, सामाजिक सुरक्षा भुगतान आता है, यानी कि सरकार द्वारा जो भी आपको दिया जाता है बिना किसी काम के बदले, यानी ये सभी जो बेरोजगारी मुआवजा है, पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा भुगतान है, इसके बदले सरकार आपसे कोई काम लिए बिना आपको भुगतान कर रही है। तो इसे ही हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आप इसे समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन दे देता तो आप इस पर आराम से आंसर कर सकते थे। मसाई जनजाति कहाँ की है? देखिए, मसाई जो है वो आपका अफ्रीकी जनजाति है, और अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, खास करके तंजानिया के क्षेत्र में और केनिया के क्षेत्र में। तो ये केनिया भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो आपने ये भी याद रखना है। साथ ही साथ इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो देखिए, पशु चारा और सिंचाई के द्वारा और बकरी पालन द्वारा ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट किसके द्वारा वार्षिक प्रकाशन होता है? तो देखिए, मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना कैसे होती है? आरबीआई एक्ट 1934 से। एक्ट तो है 1934 का, लेकिन स्थापना कब होती है? 1935 में। और ये भी कई शिफ्टों में रिपीटेड प्रश्न था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि भारत का जो रुपया होता है, रुपये के जिन नोट होते हैं, उस पे किस बैंक का नाम होता है? क्या आरबीआई का नाम होता है या एसबीआई का नाम होता है? आप जो भी सही कमेंट करेंगे उस पर मैं हार्ट दे दूंगा, तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपके लिए आज का प्रश्न रहा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आरबीआई नाम रहता है ना एसबीआई का नाम रहता है। क्रांतिकारियों का गुप्त समाज अभिनय भारत किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए, अभिनय भारत का स्थापना जो कब होती है? 1904 में होती है, यानी कि
जो है बंगाल के विभाजन के ठीक पहले 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। उसके पहले ही अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है, जो कि क्रांतिकारियों का एक संगठन था। किसे मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? आप सभी को इसका जवाब पता होगा। नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही में मध्य रात्रि में सूर्य देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्वे को ये ऑफिशियल नाम दिया गया है मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि का देश। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी इसे पूछते हैं, तो अगर इंग्लिश में भी आए तो आप इसे याद रखेंगे, मिडनाइट सन। ठीक है। अच्छा देखिए, नॉर्वे में क्या होता है, तो आपको लगता होगा सारी रात सूर्य जगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग 20 घंटे के आसपास जो है सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। वो क्षितिज के पास आपको देखने के लिए मिलता है। कब से कब तक महीने में? तो लगभग मई से जून तक में ऐसा होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और बात है कि आपका जब ठंड का समय रहता है, मतलब जनवरी का समय, नवंबर से जनवरी, तो उस समय क्या होता है कि सूर्य जो है तब भी क्षितिज के पास रहता है। पूरा सूर्य, फुल सूर्य जो है वो देखने नहीं मिलता है, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है इन सभी इलाकों में। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में जो सरकार का संसदीय स्वरूप है, उसका विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ भारतीय कानून व्यवस्था जो है वो भी जो है, और एकल नागरिकता जो है ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के ही संसद से लिया गया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट था, आपने याद रखना है। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है, एक नवजात शिशु के लिंग निर्धारण से वंशागत गुणसूत्र से होता है। तो किसके गुणसूत्र से होता है? देखिए, पिता के पास जो है एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, जबकि माँ के पास सिर्फ एक्स गुणसूत्र होता है। तो जब शुक्राणु माँ के अंडाशय को निषेचित करता है, अंडा को, तो या तो एक्स एक्स बनता है या तो एक्स वाई बनता है। यहाँ से एक्स जाता है, जबकि यहाँ से एक्स वाई जाता है। तो अगर एक्स एक्स हुआ तो ये लड़की बनती है, यानी फीमेल, और अगर एक्स वाई हुआ तो ये मेल बनता है। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिता। अब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो एक लाइक तो बन जाता है, इसलिए लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए, जो डीएनए होता है वो जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को निर्धारित करता है। इसे क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। तो साइंस का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न भी साइंस से है। जीन है, तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक खंड है, और जैसा मैंने बताया डीएनए का मतलब क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसे आप हल्के से याद रख सकते हैं, हालांकि स्पेलिंग उतनी ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझना है। और वहीं आरएनए को क्या कहते हैं? रीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सिर्फ उसमें डी हट जाता है, सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड रहता है। कोशिका की जीवित सामग्री को जीव द्रव्य कहा जाता है, और यह किससे बना होता है? तो जो जीव द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य और मेलोप्लाज्म से मिलकर बना होता है जीव द्रव्य। बायो का प्रश्न था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एनटीपीसी में प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि विभिन्न गैसों के समान आयतन में समान ताप और दाब का समान संख्या में अणु होते हैं, ये किस रूप में जाना जाता है? अब देखिए, ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा और आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आप रटते हैं तो आपको भूलने या गलत करने की संभावना ज़्यादा है। तो इसे समझ लेते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, समान आयतन यानी गैस का जो है अगर आयतन इतना है तो इतना ही है, माने ये चैम्बर में अगर हम मान लिए कि गैस है। और समान ताप, टेम्परेचर भी मान लीजिए कि 20 डिग्री है तो 20 डिग्री है। और दाब भी मान लीजिए 1 किलो पास्कल है तो 1 किलो पास्कल ही है। तो समान दाब, आयतन और समान ताप पे जो है अणुओं की संख्या जो है वो क्या होती है? समान होती है। ऐसे यही बोला जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाता है या आयतन अगर बढ़ता है और या दाब बढ़ा जाता है तो अणुओं की संख्या में परिवर्तन देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ समान हो तो अणुओं की संख्या समान होती है। और ये प्रिंसिपल को किसने दिया था, यही पूछा जाता है। तो इसे बोला जाता है एवोगाड्रो प्रिंसिपल, यानी एवोगाड्रो की परिकल्पना, एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस। और ये 1811 में एवोगाड्रो द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि जल उच्च ऊंचाई पर निम्न ताप पर उबलता है। तो फिजिक्स का ये प्रश्न है, क्योंकि तो देखिए, जब पहाड़ी एरिया में हम लोग जाते हैं तो वहाँ का जो है दाब जो है कम हो जाता है। तो क्या होता है, पानी जो है बहुत कम टेम्परेचर पे उबलने लगता है। तो खाना बनाने में
दिक्कत होने लगती है, यानी खाना बनाने का टाइम बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हम हमारे घर में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, क्या करता है ये दाब को बढ़ा देता है और खाना जल्दी बन जाता है, यानी कि पानी जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलता है। तो ये उबलना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जल्दी ही उबल जाता है तो टेम्परेचर हाई हो ही नहीं पाता है। तो सबसे आसान आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु दाब का कम होना। निम्न ताप पे उबलता है क्योंकि वायु दाब कम होती है, इसलिए वहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है हाई ऊंचाई पे। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के मामले में दूसरे स्थान पे है? तो हम पहले जानते हैं कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे जो है नाइट्रोजन है, यानी ये गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वहीं सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे ऑप्शन ए ऑक्सीजन है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पैकिंग के पहले चीनी मिट्टी के वस्त्रों को स्ट्रॉ पेपर में लपेटा जाता है, और यह क्यों किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर कोई कप है तो ये आसानी से फूट सकता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको पेपर में लपेट देते हैं। तो ये अगर कहीं गिरता भी है तो ये आसानी से फूटेगा नहीं, यानी कि जो आवेग इस पे लगेगा वो कम हो जाएगा। तो आवेग की अवधारणा का अनुप्रयोग यहाँ पे किया जाता है, इसे इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्स, ठीक है, त्वरण बल या संवेग यहाँ पे सही जवाब नहीं होगा। तो ये फिजिक्स का एक प्रश्न था। फिर देखिए, फिजिक्स का एक और प्रश्न है कि जब एक पिंड स्थिर होता है तो जब एक पिंड स्थिर होता है, इसका मतलब क्या है, इस पर कोई भी जो कार्य है फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी इस पर कार्यरत शुद्ध बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। यानी कि कोई इस तरफ से धक्का दे रहा है तो कोई उस तरफ से धक्का दे रहा है, तो ये बैलेंस हो जा रहा है, इसलिए पिंड जो है यहाँ पे स्थिर है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको 15-16 मिनट में 50 प्लस प्रश्न करवा रहे हैं, और वो भी सारे इंपॉर्टेंट, अब बिना इधर उधर की बात किए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसी बात पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन निश्चित रूप से के साथ चल रही है। तो देखिए, अगर सिक्का उछाले और ट्रेन अगर उसके पैर पे ही गिरे, यानी उसके हाथ में ही गिरे, यानी ट्रेन का जो है गति जो है समान है। लेकिन अगर सिक्का उसके हाथ में ना गिर के पीछे या आगे गिरता है तो ट्रेन की जो गति है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। बढ़ने और घटना जो है, वो घटना जो है त्वरण से संबंधित है, त्वरण यानी स्पीड घटना या कमना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु जो है एक त्वरण से चल रही है, यानी कि उसमें त्वरण है, क्योंकि सिक्का जो है पीछे गिरता है, यानी ट्रेन आगे जा रही है तो सिक्का पीछे गिर रहा है, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए एक त्वरण से इसके साथ से चल रही है। ट्रेन की गति एक समान नहीं है, और मंदन भी नहीं है। अगर मंदन रहता तो क्या होता, सिक्का आगे गिरता, लेकिन सिक्का गिर रहा है पीछे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैंने साइंस की क्लासेस भी ली है, उसमें मैंने ये पूरे डिटेल्स में बनाया है। तो ये था दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए